इनकम डिस्क्लोजर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी हम इलेक्शन के नॉमिनेशन फाइलिंग की बात करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में कितनी किसके पास क्या इनकम है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस हमेशा रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा सोचा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो पैसा देती है उसके अलावा भी अगर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम इज़ अ वेरी इंटीग्रल एस्पेक्ट। लेकिन अभी एक इन पर्टिकुलर केस आया जिसके चलते आरपीए एक्ट ऑफ 1951 जो है उसके मद्देनज़र ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई सब्सटैंशियल दिक्कतें नहीं आ रही हैं पब्लिक को तो फिर हम निगेट कर सकते हैं द आइडिया ऑफ इनकम डिस्क्लोजर एंड उसी रिस्पेक्ट में हम नॉमिनेशन कैंसिल नहीं करेंगे। तो क्या हम देख सकते हैं कि अगर ये नुआंस और ये स्टांस एग्जिस्ट करता है तो क्या हमारा कहना ठीक होगा कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है? चलिए मैं आपको पूरा ये केस बताती हूँ एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या इन्फरेंस यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं और अपनी ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम न्यूज़ को डिस्कवर करें तो एक एमएलए हैं कोवा लक्ष्मी, जिन्होंने तेलंगाना में अभी बेसिकली अपना नॉमिनेशन जो है वो दायर किया है। उन्होंने फॉर्म 26 का एफिडेविट भी दे दिया एंड शी हैज़ डिस्क्लोज्ड हर एसेट्स, लाइबिलिटीज, पैन, इनकम सोर्स एंड आईटीआर फॉर 2022-23। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई वो आई इस एलिगेशन से दैट इट वाज सेड दैट वो अपनी 2018 से 2022 की जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं की है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास बस एक ही साल के आईटीआर है? अगर आप टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो उसके पहले भी होने चाहिए, बेशक नील का हो आपके पास, पर कुछ तो सब्सटैंशियल प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसी रिस्पेक्ट में ये डिमांड की गई कि इनका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज देयर एग्जिस्ट सर्टेन लीगल प्रोविजंस विद दिस रिस्पेक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है उसके सेक्शन 100 सबसेक्शन 1B के तहत इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं वॉइड अगर नॉमिनेशन इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया है। तो सेक्शन 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस अगर इंगेज्ड हैं तो भी बेसिकली नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 रूल 4A के तहत जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म 26 अपना भरना ही पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट द एनुअल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसेस, जो कि सारे कैंडिडेट्स को बेसिकली देना ही पड़ता है, जिसकी रिस्पेक्ट में पता चल पाता है जो इलेक्शन एजेंसी है उनको अबाउट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और पैन और आईटीआर लास्ट 5 ईयर्स के देने पड़ते हैं, विच इज़ वाई इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम कि आपने बस 1 साल का ही आईटीआर दिया है। वी नीड द पहले का भी सो दैट वी कैन सी व्हाट हैज़ बिन योर से ट्रांजैक्शंस ओवर द टाइम, बट इट वाज नॉट देयर, राइट। सो इसी रिस्पेक्ट में जो पूरा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अराइज हुआ। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो पिटिशनर जो हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर नॉन डिस्क्लोजर है आईटीआर डिटेल्स का मतलब इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुआ है जो नॉमिनेशन है एंड देयरफॉर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड वॉइड, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 के तहत काउंट होगा। क्योंकि ऑफकोर्स हम लोगों को अगर फॉर्म 26 देना है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट अगर हम लोग फर्निश कर रही हैं इन्फॉर्मेशन को तो वो वैलिड होगी एक पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए। तो इसी के चलते देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जिन पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है एंड देयरफॉर जो मेन इशू इसके तहत स्टेम आउट हो रहा है वो ये है कि अगर फुल इनकम डिटेल्स नहीं दी तो क्या ये सब्सटैंशियल ग्राउंड्स हैं टू अज्यूम कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, और क्या हम इलेक्शन को इसी के चलते वॉइड कर सकते हैं? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में बोला है कि इतने छोटे बहुत एमिशन अगर होंगे तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में अकाउंट नहीं होगा। इलेक्शन को हम तब तक इनवैलिड नहीं बोलेंगे जब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डिस्क्लोज की गई है जो कि मटेरियल इन नेचर है, विच इज़ केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शन रिजल्ट। जब तक इलेक्शन रिजल्ट पे कोई भी फोकस नहीं आ रहा है तो फिर तब तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट अपने साथ अपनी फैमिली के साथ कहीं भी पार्टी करता रहे, कहीं भी वेकेशन मनाता रहे, वी डोंट केयर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द कैंडिडेट शुड नॉट जस्ट हैम्पर टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड दैट इज व्हाट वी केयर अबाउट। एंड उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फोकस्ड रहते हैं एंड
देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल कि हम लोग यहीं पे अपना प्राइमा फेसी फोकस रखें, क्योंकि अगर हम यहाँ से अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं तो हम लोग फिर सब्सटैंशियली बहुत ही ज़्यादा जो प्राइवेट मैटर्स हैं कैंडिडेट के उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इस पर्टिकुलर चीज़ को एस्केलेट करना, एंड कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी है कि टेक्निकल लैप्स जो है वो सब्सटैंशियल डिफेक्ट हो सकता है, असेट्स और सोर्सेज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है तो हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मिसिंग ITRs हैं तो हमको असेट्स भी यहाँ पे हिडन नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में ही अगर आप देखो तो कोर्ट जो है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांडिंग फॉर अ डिक्लेरेशन की जो इलेक्शंस हैं वो वॉइड हैं। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कोर्ट ने अपना रीजनिंग भी दे दिया है जिसपे क्लियरली इम्पैक्ट ये आया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर RPA का जो सेक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई हो गया है। कोई भी अननेसेसरी नलिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस अगर कोई डिमांड करता है उसकी रिस्पेक्ट पे भी ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया है, एंड इट रीइंफोर्सेस द आइडिया कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट इक्वल टू टेक्निकलिटी, और वोटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे और लोगों के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे कोर्ट ने जिम्मा अपने ऊपर लिया है। So इसी रिस्पेक्ट में in its entirety this is the entire case that you all have to actually cater to and you all have to understand कि actual में यहाँ पे कैसी नुआंसेस हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए, एंड इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हरी झंडी दे दी है करप्ट प्रैक्टिसेस को? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप इस पॉइंट को रिफ्यूट करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पे टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप प्रीलिम्स ले लो चाहे आप मेंस उठा करके देख लो। तो इस रिस्पेक्ट में ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको एड्रेस करना है, ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, एंड मेजरली आपको अगले सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे जिसके तहत आपको कमेंट सेक्शन में मुझको आंसर बताना है जिससे आप सब्सटैंशियली अपनी अंडरस्टैंडिंग RPA के तहत इस्टेब्लिश कर पाओ। सो यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि जो हमारा 17,999 का प्राइस ऑफरिंग है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक भी हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़े हैं तो माइंड यू ये जो हमारी प्राइसिंग है वो 22 से 24 हज़ार तक बढ़ सकती है, तो फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि दिस इज़ जस्ट द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड प्लीज़ प्रेफर टू यूज़ द कोड NST Live जिसके वाया आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कीप ऑन मीटिंग ऑन द सेम चैनल एट डिफरेंट टाइम्स, एंड ऑफकोर्स स्टार्टिंग कंटेंट के साथ 11:30 बजे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज, अ वेरी क्रिएटिव सीरीज। सो डू जॉइन अस एंड मेक श्योर दैट वी क्रैक दिस एग्जामिनेशन टुगेदर। On that note, let's crack it everyone.